जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। और हम लोग आजकल इसमें ये जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, ये इसने किस तरह कोचिंग माफिया का रूप ले लिया है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं अब तक 2 एपिसोड बना चुका हूँ, आज हम ये तीसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं। और मेरे पहले 2 एपिसोड्स पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है और मुझे बहुत से स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग से लुट पिट के आज असफल होकर घर बैठे हैं, उनके बहुत सारे फ़ोन्स आए हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ है। और कुछ ऐसे लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया जिनको मैं जानता नहीं था और उन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा उत्साहवर्धन किया और कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। उसी क्रम में एक सज्जन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो दिल्ली में उन्होंने आईएएस में है, उन्होंने आईएएस बने वो और दिल्ली में पोस्टेड हैं। उनसे मेरी कल बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि दादा, आप जानते हैं कि हमारे देश में, प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे, तक्षशिला और नालंदा, जैसे तक्षशिला भी बोलते हैं और हिस्ट्री की बुक्स में तक्षशिला लिखा आता है, और नालंदा। तो ये 2 बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। तो वो जो नगरी थी ना, तक्षशिला और नालंदा, उसके अंदर 4 गेट्स होते थे। नगरी में जब जो ब्रह्मचारी और शिक्षार्थी जब प्रवेश करते थे तो 4 गेट्स होते थे। तो उन चारों गेट्स पे एक विद्वान बैठा होता था और वो सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों का एक साक्षात्कार लेता था। और वो सबसे पहले, जो पहला गेट था, उस पे एक विद्वान बैठा होता था और वो सबसे पहले पूछता था कि अच्छा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने अब तक क्या किया है, अब तक क्या शिक्षा ग्रहण की है और आप यहां क्यों आए हैं। उसके बाद अगर वो संतुष्ट होता था तभी वो आगे भेजता था। अगर वो स्टूडेंट के इस फर्स्ट इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो तो वहीं से वापस कर देता था वो, कि नहीं, अभी आप और अभ्यास कीजिए, कि नहीं, अभी आप यहाँ पे शिक्षा लेने लायक नहीं हुए हैं, आप जाइए और इन एरियाज में काम करके दोबारा आइएगा। अगले गेट पे जब जाते थे तो वहाँ पे वो स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट करते थे कि इसका जीवन के प्रति रवैया क्या है। वो पूछता था कि आप ये विषय क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको ये ज्ञान क्यों चाहिए, इस ज्ञान को अर्जित करके आप क्या करेंगे, आखिर इस ज्ञान का प्रयोग आप कहां करेंगे, आपको इस ज्ञान की जरूरत क्या है। जैसे सारी दुनिया जी रही है, अपने अपने कामों में बिजी है, खुश है, तो व्हाई डू यू वांट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। फिर वहां इस प्रश्न से जब वो सेटिस्फाई होते थे तभी आगे जाने को अलाउ करते थे, नहीं तो वहां से अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाता। कि आप यही जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आखिर व्हाई डू यू नीड दिस एजुकेशन, व्हाई डू यू वांट दिस एजुकेशन, और ये ज्ञान अर्जित करके आप करेंगे क्या। उसके बाद तीसरे में वो कहते थे कि आप कितना कष्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। तीसरे में ये पूछा जाता था, तीसरे गेट पे, कि आप यहां आए हो तो यहां बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, यहाँ किसी किस्म की ढिलाई मौज मस्ती आप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो इस यूनिवर्सिटी की बेहद कठिन, बेहद डिसिप्लिन्ड दिनचर्या, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस डिसिप्लिन में आप रह पाएंगे, इसकी जांच होती थी। और बताया जाता है कि इस प्रोसेस में हफ्तों लगते थे और बाकायदा टेस्ट होते थे,
देखा जाता था कि ये आदमी भोग विलास में कितना इसका मन लगता है, ये अपनी शिक्षा के प्रति कितना समर्पित है, और इसको अन्य जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो कितना अट्रैक्ट करती हैं। खाना कितना खाता है, सोता कितना है, सोता है तो कैसे सोता है, कितनी गहरी नींद सोता है और कैसे उठता है, इसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। जब इससे भी सब संतुष्ट हो जाते थे तो कहते हैं फिर एक चौथा गेट होता था, उस पे यह देखा जाता था कि असफलता को कैसे हैंडल करोगे, कितनी असफलता बर्दाश्त कर सकते हो। अगर असफल हुए तो क्या करोगे, सफल होगे क्या करोगे, अगर सफल नहीं हुए असफल हो गए तो क्या करोगे, असफलता को कैसे हैंडल करोगे। वो आज के ज़माने में देखें तो अपने मोटिवेशन कैसे बना कर रखोगे, क्योंकि यहां का कोर्स तो बहुत टफ है। तो जब इन 4 द्वार से स्टूडेंट सक्सेसफुली जब पास हो जाता था, एक तरह से ये वहां का एंट्रेंस टेस्ट था, जब इस एंट्रेंस को जब पास कर लेता था तब यूनिवर्सिटी पहुंचता था, अभी तो बाहर ही है। फिर अंदर जाके पहुंचता था तो फिर उसका एडमिशन होता था और फिर वहां से वो पढ़ के निकलता था और अपनी लाइफ में आगे काम करता था। पर सब हमारे यहाँ ना आज के इस कमर्शियल, हर चीज़ जहाँ कमर्शलाइज हो गई है, हर चीज़ का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा हो गया है, तो ऐसे में एक स्टूडेंट अपने घर से चलता है और कोचिंग लेने के लिए दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और भी जो भी लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, कोटा या वह दुनिया भर की जो कोचिंग नगरियाँ आजकल खुली हुई हैं उनमें आ जाता है। और वहाँ पे वो आपने देखा है बस अड्डे के बाहर, जब आप कभी निकले किसी भी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे के बाहर, तो वहाँ हर भारत में जितने भी बस अड्डे हैं वहाँ पे ढाबे होते हैं बहुत सारे, और हर ढाबे के बाहर लोग खड़े होते हैं, आओ आओ आओ, पकड़ पकड़ के अपने ढाबे में उठाते हैं। वो गणिकाएँ जहाँ रहती हैं ना, वो भी इसी तरह अपने ग्राहकों को लुभाती हैं और एकदम बढ़िया बढ़िया लिपस्टिक और बढ़िया एक से एक सुंदर कपड़े पहन के ना, और अपने अंग प्रत्यंग दिखाती हैं और रिझाती हैं अपने ग्राहकों को। सब एग्जैक्टली सेम एटमॉस्फेयर इन कोचिंग मंडियों में होता है कि हर कोचिंग जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के और झूठा मेकअप करके आपको लुभाने के लिए तैयार बैठा है। कोई आपसे ये पूछने वाला ही नहीं है कि भैया क्यों आए हो। तो हर कोचिंग में कायदन ये पूछा जाना चाहिए वही 4 सवाल जो तक्षशिला और नालंदा में पूछे जाते थे। पर यहाँ तो एनीबडी, आप पैसे अगर दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट होता है। कोचिंग मंडी में जो कोचिंग का डायरेक्टर और कोचिंग का जो स्टाफ है ना, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, पैसे कितने, पैसे दे दो आ जाओ। जबकि होना क्या चाहिए कि भैया एक एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले कोचिंग को पूछना चाहिए, अरे भैया अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्यों पढ़ना है, क्यों लेनी है कोचिंग, क्यों आईएएस बनना है, आईएएस बन के क्या करोगे। और जो आदमी कह दे कि देश सेवा के लिए आईएएस बनना है ना, उसको निकाल के जूता वहीं मारो 10 जूता। जो आदमी ये कह दे ना कि मैंने देश सेवा के लिए आईएएस बनना है, उसको तो वहीं निकाल के 10 जूता मारा, बोला भाग चले भाग, वापस चल अपने घर, देश सेवा करने आए हैं। ये झूठ खुद से बोलना बंद कर दीजिए। देश सेवा करने के लिए आजकल देश में कोई आईएएस नहीं बनता। जिसको देश सेवा करनी होती है वो अपने घर में बैठ के बहुत अच्छी देश सेवा करता है। इसलिए ये वाक्य तो बोलना बंद कर दो। उसके बाद आईएएस क्यों बनना है इसका सवाल आपकी वाई ही क्लियर नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। आपने ये इतना कठिन टेस्ट जिसमें 99.99% लोग फेल हो जाते हैं, जिसमें 14 लाख लोग एस्पायरेंट्स हैं, जिसमें 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और जिसमें से सिर्फ 800 लोग पास होते हैं,
इतना कठिन एग्ज़ाम जिसमें 99.99% लोग फेल होते हैं, उसमें आप क्यों आए हैं फेल होने के लिए? फेल होने आए हो या पास होने आए हो? ये एप्टीट्यूड। और फिर चौथा, कितना स्ट्रगल कर सकते हो, कितनी असफलता झेल सकते हो, क्योंकि 99.99% केसेस में असफल ही होना है। तो कितनी असफलता झेल सकते हो और असफलता झेलते हुए कितने अटेम्प्ट्स दोगे? तो भैया कोई कोचिंग आपसे ये सवाल नहीं पूछेगी, उनको तो आपसे सिर्फ है कि पैसे कैसे। कोचिंग आपसे पता है एक ही सवाल पूछती है, पैसे कैसे दोगे, पहली किश्त कितने की दोगे, कब दोगे। अगर आप किसी कोचिंग में चले गए ना तो बोले अरे चल 5,000 दे दो, 5,000 दे के रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे कुछ, अरे अपना आप जाइए किसी से इंक्वायरी करिए, सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर और ईमेल मांगेंगे, जिससे कि अगर आप भाग जाओ तो दौड़ा के पकड़ लें आपको। अरे भैया आ जाओ, 5,000 दे देना, किसी तरह रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे कुछ नहीं तो प्रोस्पेक्टस ही खरीद लो, साला 400 रुपये तो आएगा, रिसेप्शन का खर्चा तो निकलेगा। ये एटीट्यूड होता है इन कोचिंग्स का। तब ये आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, या आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि भैया क्या ज़िंदगी में करने आए हो, क्यों आईएएस बनने आए हो, बन पाओ। तो भैया खुद से ये सवाल पूछ लो, ये 4 सवाल कि मैं अपने से पूछो, अपने से तो झूठ नहीं बोलोगे ना, अपने से पूछो सबसे पहले कि यार मैं कौन हूँ, क्या है मेरा इतिहास, मेरा भूगोल क्या है, मेरा इतिहास क्या है, मैंने आज तक जीवन में क्या किया है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे पिता क्या करते हैं, वो बेचारा गरीब आदमी गेहूं बेच के अपना पेट काट के मुझे 1.25 लाख रुपए की कोचिंग 1.5 लाख की करा पाएगा। पहले तो खुद से सवाल करो। दूसरा सवाल करो कि यार आखिर चलो मान लो सब कुछ हो गया, अगर इससे पहले सवाल में खुद से पास हो जाते हो, ये सवाल अपनी अंतरात्मा से करने हैं आपने। फिर पूछो कि यार आईएएस क्यों बनना है, उद्देश्य क्या है आईएएस बनने का। फिर तीसरा सवाल खुद से पूछो कि मैं कितनी मेहनत कर पाऊंगा, कितने घंटे पढ़ पाऊंगा। जो दुनिया की चकाचौंध और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मेरा कितना फोकस रहेगा, क्या मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने ब्रह्मचर्य को हम आगे अगले किसी एपिसोड में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ना कि बस नूनी पे गांठ कस के बांधो हो गए सब ब्रह्मचारी। वो तो ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक पार्ट है सर, उसका 7-8% रोल है। ब्रह्मचर्य के तो इतने अंग हैं कि ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो क्या मैं ब्रह्मचारी बन के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाऊंगा? और फाइनली क्या मैं सचमुच असफलता हैंडल कर पाऊंगा? मैं कितनी असफलता झेल सकता हूँ, जिसमें 99.99% असफलता के ही चांसेस हैं। मैं कितनी देर स्ट्रगल करूँगा, कितनी देर सर्वाइव करूँगा, मैं कितनी जल्दी क्विट करूँगा या कितनी देर से क्विट करूँगा, या मैं क्विट नहीं करूँगा। भैया ये कोई कोचिंग आपसे नहीं पूछेगी, कोई पेरेंट्स भी आपसे नहीं पूछेंगे। ये सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे। खुद का अपना बहुत ईमानदारी से एनालिसिस करिए, या कोई समझदार आदमी है जो आपको सचमुच सही रास्ता दिखाता है, उसके साथ बैठ के उससे डिस्कस कर लीजिए। ये 4 सवालों के जब जवाब मिल जाएं भैया, दिल्ली की ट्रेन तब पकड़ो। अगर इन 4 सवालों में से किसी एक का भी अगर आंसर नो है ना, किसी एक का भी, तो प्लीज़ मत आओ दिल्ली। किसी हकीम, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी हकीम ने नहीं कहा है कि आईएएस बनना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत से तरीके हैं और बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं आजीविका जीने के, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने के। भैया बहुत तरीके हैं, जी लो। अपना जीवन बर्बाद करना, अगर इन 4 में से किसी एक में भी फेल हो तो अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर या किसी भी कोचिंग नगरी में मत जाओ। आने वाले समय में अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप इन 4 सवालों, खुद से ये 4 सवाल किए बिना जब आप कोचिंग नगरी में आ जाते हैं ना, मुखर्जी नगर जैसी, तो फिर वहाँ क्या होता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जब मुखर्जी नगर आते हैं तो एकदम मतलब बाजार सजा हुआ है और हर दरवाजे पे 4 बेहद खूबसूरत
जवान गणिकाएं वहाँ उठलाली लगा के ना ऐसे तंग कपड़े पहन के ऐसे ये, और ऐसे आपको ऐसे ऐसे इशारा करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये होती है कोचिंग नगरी, और वहाँ पे चारों तरफ आपको यही दिखाई देगा। भैया दिल्ली की ट्रेन पकड़ने से पहले ये खुद से सवाल कर लेना, उसके बाद दिल्ली आना। अच्छा, जब दिल्ली आ जाओगे, जब नई दिल्ली स्टेशन पे उतर जाओगे, उसके बाद मुखर्जी नगर जब पहुंचोगे, उसके बाद क्या होता है और कैसे कैसे होता है और कैसे कमरा ढूंढा जाता है, फिर कैसे पढ़ाई शुरू होती है और वहाँ पे क्या माहौल होता है, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस ये 4 सवाल खुद से पूछना। अगर कोई आपका भाई भतीजा आना चाहता है ना दिल्ली मुखर्जी नगर, या कोई भेजना चाहता है, तो उसको ये 4 सवाल ज़रूर बताना। अगर आप स्टूडेंट नहीं, उनके पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चे से कहना भैया ये 4 सवाल खुद सॉल्व करो जो मैंने इसमें लिखाए हैं। अगर इनमें पास हो तभी जाना है मुखर्जी नगर। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।